नमस्कार, जन नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज जन नेक्स्ट में हम लोग जैसा कि हमेशा करते हैं युवाओं से जुड़े हुए विषय उठाते हैं। आज जन नेक्स्ट में दो ऐसे विषय उठाएंगे जो युवाओं से बिल्कुल नज़दीकी से जुड़े हुए हैं। पहला विषय है परीक्षाओं के दौरान होने वाला तनाव और दूसरा विषय है नशाखोरी की प्रवृत्ति यानी कि ड्रग एडिक्शन। और ये दो ऐसे विषय हैं जिनसे युवा कभी ना कभी जूझते रहे हैं, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर के तनाव की बात हो या जो एक नशे की तरफ जाने की बात हो। और इस पर ये इतने संजीदा विषय हैं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान भी इसको बेहद संजीदगी से इन दोनों विषयों को उठाया था और एक अलग जगाई थी, एक आवाज़ लगाई थी। और उनके सुर में सुर मिलाने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि परीक्षा में लेकर के परीक्षाओं के विषय में छात्र इतना स्ट्रेस लेते हैं। क्या वजह है कि वो नशाखोरी करते हैं। तो इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे ढेर सारे युवा मेहमान हैं जो विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं। और हमारे दो खास मेहमान हैं, आरपी सिंह साहब हैं जो डिप्टी डीजी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, और डॉक्टर समीर मल्होत्रा हैं जो एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक हैं। तो इनसे इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। युवा जिसके मन में आशाएं हैं, इच्छाएं हैं और क्षितिज के पार जाने की लालसा है। आज युवाओं का एक वर्ग ऐसा है जो नित नए आयाम स्थापित कर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो हताश निराश होकर नशे की गिरफ्त में चला जाता है। नशा एक सामाजिक समस्या है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासी चिंता व्यक्त की है। किसी माँ का लाल, किसी परिवार का बेटा या बेटी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति का नहीं है, वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है, समाज देश सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ड्रग्स, नशा वह ऐसी भयंकर बीमारी है, ऐसी भयंकर बुराई है जो अच्छों को हिला देती है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से इसी तर्ज पर एग्जामिनेशन स्ट्रेस या परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव पर भी मन की बात में कहा। आप परीक्षा को कैसे लेते हैं, इस पर आपकी परीक्षा कैसी जाएगी ये निर्भर करती है। अधिकतम लोगों को मैंने देखा है कि वो इसे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये गया तो सारी दुनिया डूब जाएगी। दोस्तों, दुनिया ऐसी नहीं है और इसलिए कभी भी इतना तनाव मत पालिए। हाँ, अच्छा परिणाम लाने का इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, हौसला भी बुलंद होना चाहिए, लेकिन परीक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए और न ही परीक्षा कोई आपके जीवन की कसौटी कर रही है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरह से परीक्षा तनाव का कारण बन जाती है, किस तरह से एक बार जो ड्रग्स की आदत पड़ जाती है, नशे की आदत पड़ जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम तनाव की बात करें तो आज के दौर में तनाव बढ़ रहा है, हर इंसान इससे वाकिफ़ है और कहीं ना कहीं हर इंसान कोशिश करता है उस तनाव से जूझने की भी। हर इंसान कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन भी लगाता है, कोई फार्मूले भी लगाता है कि उसका स्ट्रेस कम हो जाए, चाहे वो सोच विचार के फार्मूले हों, चाहे कुछ ऐसी दिनचर्या हो जिससे उसको स्ट्रेस की अनुभूति कम हो। पर कई बार अगर हम गलत फार्मूले लगाने शुरू कर दें तो फिर नतीजे भी उसके गलत निकलने शुरू हो जाते हैं। और उन्हीं में से गलत फार्मूला जो है वो नशे का फार्मूला है, जिसमें अक्सर जो युवक हैं उनको लगता है कि शायद यदि हम नशा कर लें तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा और इसके आधार पे कई बार गलत रास्ते पे उनके कदम डगमगाने लगते हैं। और नशा ऐसी चीज़ है जिसकी अगर एक बार आप शुरुआत करते हैं तो उसकी आदत भी बहुत जल्द लग जाती है, क्योंकि कई बायोलॉजिकल चेंजेस आपके दिमाग में होने लगते हैं, कई प्रकार के रसायन जो हैं उनका फेरबदल होने लगता है, ख़ासतौर पे लिम्बिक एरिया जो ब्रेन का है उसके अंदर, जिसके चलते आपकी फिर एडिक्टिव पोटेंशियल जो है उस सब्सटेंस की और अधिक बढ़ती चली जाती है। परेशानी तो हर इंसान के जीवन में है, ये तो हम कह नहीं सकते कोई इंसान जो है वो पूरे जीवन भर उसको कोई परेशानी नहीं होगी, पर उस स्ट्रेस को कैसे लेना है, उसको परसीव कैसे करना है,
और फिर उसको दूर करने का कैसे प्रयास करना है, ये भी एक कला है, शायद जीवन शैली है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत अधिक हैं, कई तरह की आज इन्फ्लुएंसेस हैं लोगों के ऊपर, कई तरह के प्रेशर्स हैं, और फिर कहीं ना कहीं आज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ कम हैं। प्रयास किए जा रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के। मुझे लगता है कि अपने पास ऑप्शंस भी खुले होने चाहिए। यदि ये ऑप्शन नहीं मेरे को मिल पाएगा तो ये मेरा ऑप्शन बी है, यदि बी ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन सी है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये जीवन का एक आखिरी इम्तिहान था, या ये मुझे सब्जेक्ट नहीं मिला तो जीवन विफल है। तो कहीं ना कहीं यदि हमसे कोई चूक होती है, कहीं कमी रहती है, तो उसको सुधारना भी तो एक जीवन की कला है, और वही शायद एक जीवन का मकसद भी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी यही कहा था कि अगर परीक्षा खराब हो जाती है या आपके मन मुताबिक कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी का ये अंत है। आरपी सिंह साहब, जिस तरह से बात चाहे स्ट्रेस की आती है, वो तनाव से जुड़ी हुई, चाहे वो परीक्षा की बात हो या फिर ड्रग्स लेने की बात हो, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर चोट करने की ज़रूरत है कि ये जो ड्रग्स वाला मेनेस है इसको कंट्रोल किया जा सके? पहले तो हमें ये जो ड्रग्स की जो समस्या है उसको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। यूएनओडीसी की रिपोर्ट बड़ी स्पष्ट तौर पर बताती है कि प्रति वर्ष लगभग 2.5 लाख व्यक्ति इस समस्या से, इस डिजीज़ से, ड्रग एडिक्शन से मर रहा है। और इसका जो प्रिवेलेंस रेट है वो टीनेज ईयर्स में, यानी कि 13 से 19 वर्ष के बीच में तेज़ी से बढ़ता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसका जो शिखर है वो 25 वर्ष तक पहुंच जाता है, और अत्यधिक मृत्यु 35-40 साल की उम्र तक वो मृत्यु हो जाती है। एडिक्शन की एक वजह जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है स्ट्रेस है, परंतु और भी बहुत सारे वजह हैं जिनको पहले समझने की ज़रूरत है। पहले उनको समझ लिया जाए तो फिर उनका निदान निश्चित तौर पर संभव है। जी, तो हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं, आपने कहा वजह जो है वो समझ ली जाए। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों विषयों पर अगर बात करें, जैसे कि दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड नज़र आते हैं, चाहे वो परीक्षाओं में स्ट्रेस लेने की बात हो या फिर तनाव की वजह से अगर कहीं नशेखोरी की बात होती है, हालांकि आपने कहा कि उसकी और सारी वजह हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्या बताएंगे, अगर हम नशे की बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इस दौर से गुजर चुके हैं और वो अपना अनुभव बताएंगे, ये बताएंगे कि आखिर कैसे वो इससे निकल कर आए और कि क्या फीलिंग है। मैं 12 साल का था जब मैंने नशा करना स्टार्ट करा था। मैं गांजा और दारू पीने लग गया था बहुत ज़्यादा। छोटी सी उम्र थी, दोस्त यारों के साथ घूमना था मेरा बहुत ज़्यादा। बंक पे निकल जाते थे स्कूल से, घर वाले स्कूल भेजते थे मगर स्कूल नहीं जाता था मैं, पीछे से भग जाता था। नहर पे जाते थे, वहाँ पर ही मैं उसमें फंस गया गांजे वांजे। दोस्त यार पीने लग गए थे तो मेरी भी इच्छा करी, मैंने भी पी लिया। तो मेरे को 4 साल हो गए थे, बहुत दिक्कतें हुई थी नशा करते करते। पैसे नहीं आते थे, घर से निकाल रहा हूँ, बाहर से कुछ गलत काम कर रहा था, उससे आ रहे थे पैसे। मगर बहुत बार कोशिश करी थी मैंने छोड़ने की, मैं छोड़ नहीं पा रहा था उस चीज़ को। 1-2 दिन पेशेंस रखता था, फिर तीसरे दिन खुद पहुंच जाता था मैं। तो फिर मेरे घर वालों ने भी हार मान ली थी कि अब तो ये सुधरेगा नहीं। तो फिर मेरे को सेंटर भिजवा दिया, डी एक्शन सेंटर में। वहाँ पर मैंने इलाज लिया, फिर वहाँ पर मेरे को सुधरने का एक मौका मिला। आप बताइए कि आखिर क्या वजह है, मतलब क्या अच्छा लगता है, कैसे, क्यों नशा करते थे और कैसे क्या लोगों से, दूसरे अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा था मैं, अभी काफ़ी छोटा था। रोज़ लड़ाई होती थी मम्मी पापा की, पापा भी नशा करते थे तो मैं भग जाता था इसी चक्कर में, है ना, घर से चले आता था। फिर बाहर मेरे को नशा सा लग गया था। फिर एक दिन मैं पकड़ा गया, मैं डी एडिक्शन सेंटर में आया था। मुझे पता चला वहाँ के बारे में, आज सही हूँ वहाँ की वजह से, आज सुधर रखा हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। बहुत बधाई हो आपको। ये साहस की एक नज़ीर है ये सारे लोग कि किस तरह से उस मेरेज से बाहर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने कारण बहुत सारे बताए, आपने देखा फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर जो पीयर ग्रुप में साथ में जाने के। मैं सबसे पहले तो इनको मुबारक देना चाहता हूँ, बहुत साहस की बात है, ना केवल नशा छोड़ना
पर मीडिया के सामने आकर सार्वजनिक रूप से ये डिक्लेयर करना कि मैंने ऐसा किया और अब मैंने अपने आप को सुधारा है, ये मुझे लगता है हमें वाकई वी शुड क्लैप फॉर देम कि उन्होंने इतनी बड़ी बात हम सबके सामने की है। और शायद यही एक प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं बिल्कुल, जब इस तरह से आप निकलते हीरो हैं। हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दो बातें कन्वे की हैं। एक, जहाँ पर खाली समय था, जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपनी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं कर रहा था, मैं स्कूल बंक कर लेता था, तो कुछ तो अंदर एक स्ट्रीक होता है एक्सपेरिमेंटेशन का लोगों के अंदर कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक जल्द बड़े होने की कोशिश, जैसे बड़े हो रहे होते हैं बचपन से, तो उसके अंदर कई वैसी चीज़ें करने की कोशिश की जाती हैं जो हमें एक ऐसा एहसास दिलाए कि हम बड़े हो गए हैं। साथ साथ आपके दोस्त भी ऐसे कुछ बन जाते हैं जो नशा करते हैं, और कोशिश वो ये करते हैं, जो नशा कर रहा होता है उस समय वो अपनी गिल्ट को ओवरकम करने के लिए या अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए अपने दोस्त को भी साथ में इन्वॉल्व कर लेता है, और दोस्त ना रह के एक दुश्मन सा बन जाता है हकीकत में उसका, जहाँ कहीं ना कहीं उसकी एक इंपॉर्टेंस बन जाती है क्योंकि बार बार आप उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे नशे के लिए, और दूसरा कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि केवल मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बाकी ज़माना भी नशा कर रहा है। जो दो बातें दो व्यक्तियों ने बताई हैं वो बड़ी अहम है। ये तीन पहलुओं की तरफ इशारा करती हैं। सबसे पहले तो जैसे है रिबेलियस स्पिरिट, मैं बड़ा हो रहा हूँ और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो उसमें आदमी स्वाभाविक रूप से ऐसी ऐसी चीज़ें अपनाना चाहता है और सार्वजनिक तौर पर उसे दिखाना चाहता है जो उसे मर्दानगी के स्टेज पर ले जाते हैं। दूसरा, जैसे इस बच्चे ने बोला, पीयर प्रेशर, वो पीयर प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसमें ये रहता है कि जब और सब दोस्त हैं, सहपाठी हैं, तो वो अगर बचना भी चाहे तो उस पीयर प्रेशर में, उस दबाव में, नहीं तो उसे नहीं तो बच्चे ही समझते रह जाएंगे, वो उसमें शामिल हो जाता है। तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है वो है पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, जो आपने बताया। फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारे स्टडीज़ हुई हैं, इंडिया में भी हैं, प्राइवेट स्टडीज़ हैं, विश्व स्तर पर भी हैं, कि आम तौर पर नशे की प्रवृत्ति उन बच्चों में ज़्यादा है जिनके परिवार में इसकी आदत पड़ी हुई है जी। और जिस परिवार में माहौल अच्छा नहीं है वहाँ पर डिसयूनाइटेड फैमिलीज़ हैं, या लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, या सेवन की प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये आदत आसानी से अपना ली जाती है। और फिर एक बार जब इसकी लत पड़ जाती है तो उसमें फिर आनंद आने लग पड़ता है, दलदल में आदमी धंसता चला जाता है जी। और फिर ये वास्तव में ये बहादुर बच्चे जो इनके ये काबिल तारीफ़ हैं जो इससे बाहर आए हैं और आज इस मंच पर उपस्थित भी हैं। इस पूरी समस्या के दो तीन पहलू हैं। एक तो सप्लाई रिडक्शन है कि जहाँ से आ रहा है उस पर कुठारापात निश्चित तौर पर होना चाहिए, तो उस लिहाज से तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो इस पर प्रयासरत हैं, परंतु क्योंकि इस अवैध धंधे में पैसा बहुत है, लालच बहुत है, तो ये चीज़ें हर चीज़ उपलब्ध हो पाती है, तो चाहे आप जितना भी प्रयास कर लें, उसमें जितने भी प्रयासरत हो जाएं। एनसीबी अपने आप में एक नेशनल नोडल एजेंसी है। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो इसमें हैं, विशेष तौर पर जो हमारी पुलिस है, प्लस DRI है, CBN है, अन्य संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े होकर एक समन्वय नीति बनाई जाती है जो इस पर ध्यान देती है कि आसानी से ये जो नशे हैं वो उपलब्ध ना हो पाए। परंतु ये तो एक गवर्नमेंट लेवल पर पहल है, परंतु बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक तौर पर, परिवार के तौर पर ये प्रयास होना चाहिए, अच्छे संस्कार देने का प्रयास होना चाहिए कि आदमी और बच्चा इस दलदल में ना जाने पाए और इससे बचा रहे। जी बिल्कुल। एक और विषय जो बेहद महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ा ज़रूर है, लेकिन परीक्षाओं का जो प्रेशर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि कई बार जैसे बताया ना कि प्रेशर इतना फील करते हैं बच्चे कि उनको लगता है कि अगर परीक्षाओं में अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना स्ट्रेस ये फील करते हैं और क्या वजह है। आप लोग परीक्षाओं से लगातार गुजरते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्यों स्ट्रेस फील करते हैं, क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊँगा, फिर यही वजह है, स्ट्रेस मुझे फील होता है। और आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी भूमिका होती है। और हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इससे दूर हुआ जाए, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि कंपटीशन का वर्ड है और ये भी है कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन। देखिए, सही मायनों में अगर कंपटीशन को हमने डिफ़ाइन करना है, प्रतियोगिता को अगर डिफ़ाइन करना है, तो सच्चाई तो ये है कि आपकी जीवन भर प्रतियोगिता तो खुद के साथ है, दूसरों के साथ तो है नहीं जी। और
कैसे अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हुए उनसे उभरने का प्रयास करना है। वो जो प्रयास है वही आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। लाइफ डेस्टिनेशन पॉइंट्स नहीं है, गंतव्य स्थान नहीं है। लाइफ ये है कि आप किस प्रकार से अपनी परेशानी से जूझते हैं, खुद को संभालते हैं और सीख लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये एक सोच है। तो एक तो स्ट्रेस है, और ये सोच लेने से स्ट्रेस है, हाय इम्तिहान देना पड़ेगा, अरे बड़ा मुश्किल है, तो फिर ये सोच अपने आप से आपको एक हरा देने वाली सोच है, जिसमें आपको प्रेशर तो है ही एग्जामिनेशन का, वो और अधिक महसूस होता है। और यदि अगर इंसान ऐसे सोचता है कि बाकी छात्र जो हैं मेरे साथ वो भी तो इम्तिहान दे रहे हैं, वो भी शायद इन्हीं हालात में से गुजर रहे हैं, शायद मुझसे कहीं ज़्यादा मुश्किल हालात में हैं, शायद उनको इतनी पारिवारिक सपोर्ट नहीं जितनी मुझे मुहैया है, तो फिर अगर वो कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो प्रयास एक जारी रहना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कई बार ऐसा होता है कि, और दुखद बात यह है कि आप का मन होता है कि मैं इस फील्ड में जाऊं ज़िंदगी में और मैं आगे बढ़कर, चाहे वो कोई एक फील्ड है, आज की डेट में कोई फील्ड अच्छी या बुरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आगे या पीछे है, डिपेंड करता है आप उस फील्ड के साथ कितना पैशनेट हैं उस फील्ड में और आप कितना उसमें अपना एनर्जी लगाते हैं, तो वो आप उसमें आगे छा जाते हैं। कोई भी फील्ड हो, आप कोई भी आज की डेट में उठा लीजिए, पहले शायद इतनी नहीं थी, आज कुछ ज़्यादा चॉइसेस भी हैं। तो कहीं ना कहीं आज मार्क्स के बावजूद दुखद बात ये होती है कि एक अच्छा बच्चा है, मेहनती बच्चा है, पूरी मेहनत से अच्छे मार्क्स भी ला रहा है, पर उसे एडमिशन नहीं मिल पाता है। वहाँ आके मुझे लगता है हमारा सिस्टम जो है उसमें रवानगी की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कि इसको नंबर्स की गेम ना बनाएं। आप ये देखिए कितने एग्जाम्पल्स हैं लाइफ के जो आप कोट कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों के मार्क्स शायद इतने अच्छे नहीं आए एकेडमिक करिकुलम में, पर ज़िंदगी में कहीं ज़्यादा आगे प्रोग्रेस किए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और फिर साथ साथ बात ये आती है कि अपनी चॉइसेस 3-4 खुली रखिए दिमाग में, यदि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो ये कर लूँगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, पहले मन था कि डॉक्टरी करेंगे, अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो शायद ज्योग्राफी ऑनर्स करके आगे IAS की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा भी सोच रखा था और एडमिशन पेपर्स भी भर दिए और बाद में जब रिजल्ट आया तो ये इत्तेफाकन बात है कि जहाँ चाहा वहाँ मिल गई। पर ये 2-3 आपके पास ऑप्शंस जो हैं खुली होनी चाहिए, तो उससे कभी ऐसे डेड एंड्स नहीं आते। और आपकी ज़िंदगी केवल अपनी ज़िंदगी नहीं है। जो बच्चे कई बार सुसाइडल बिहेवियर में भी एंगेज करते हैं तो अपनी मैं में केवल उस मोमेंट को देखते हैं और केवल उस चाहत को देखते हैं। ज़िंदगी केवल वो चाहत और केवल वो मोमेंट तक सीमित नहीं है, उसकी कहीं ज़्यादा रेमिफिकेशंस हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें आपका जीवन कहीं ना कहीं उसमें आपके माँ बाप का अंश भी है जी। आपकी मैं में आपके माँ बाप हैं, आपके परिवार हैं, आपकी इच्छाएँ भी हैं, पर साथ साथ आपकी हिम्मत भी है और उस हिम्मत को हमने हारने नहीं देना। जो हिम्मत नहीं हारने देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जब इस विषय को उठाया तो उन्होंने कहा कि सपने देखना जरूरी है और यह भी कहा कि ध्येयवादी होना चाहिए। जो दोनों विषयों को कहीं ना कहीं इंटरलिंक करता है कि एक ध्येय लेकर चले। स्वामी विवेकानंद को कोट किया और कहा एक विचार को अपना लें और उसको सच करने की कोशिश करें, उसको जिए। और यही हम अपने यहाँ पे छात्रों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि एक जैसे परीक्षा आती है तो आपको लगता है कि क्या अगर ये इसमें हम असफल हो गए तो क्या हमारे जीवन का लक्ष्य जो है, ध्येय है, वो कहीं हम उससे भटक जाएंगे या उसको नहीं पा पाएंगे तो कहीं कुछ जीवन रुक सा जाएगा? इस टाइप से क्या फीलिंग आती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि परीक्षा दे रहे हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही हो कि बस यहीं ज़िंदगी का अंत हो गया है। आज की डेट में ऐसी बहुत फील्ड्स हैं जहाँ पर हम ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। पढ़ाई करनी है पर इतनी करनी है कि मुझे बेसिक नॉलेज हो, मुझे लोग ये ना बोलें कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। आई शुड नो इनफ कि मैं आगे जाकर ये बोल सकूं कि मुझे इतना आता है और मुझे ये काम करना है। आई एम पैशनेट अबाउट दिस। अच्छा, एक बात और भी है, कंपटीशन अपने से, ये भी प्रधानमंत्री ने भी कहा और ये बड़ा कॉमन सी बात है कि अपने आप से कंपटीशन रखें। आपको लगता है, आप बताएंगे, आपको लगता है कि अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए तो ये जो परीक्षाओं का जो भय है वो अपने आप खत्म हो जाएगा? इसलिए अपने से कंपटीशन होगा बंदे को, एक जैसे आपने बताया और प्रधानमंत्री ने भी जो है एक वे होना चाहिए इंसान का, एक टारगेट होना चाहिए, मुझे ये करना है, तो उसको अपने आप से कंपटीशन रहेगा और मुझे इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो अपने आप से कंपटीशन करते करते जब चलता रहेगा तो वो इधर उधर नहीं देखेगा, जब इधर उधर नहीं देखेगा तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स का इसमें भूमिका क्या होती है, क्योंकि ये बात बार बार आ रही है कि अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर ना करें। जीवन के अनेक द्वार हैं, अगर एक द्वार बंद हो जाता है तो 100 द्वार खुल जाते हैं। हर एक रात के बाद दिन अवश्य होता है, तो इन सब चीज़ को ध्यान रखें, आशावादी बने और इन सब चीज़ और ये सब सोचा जाता है कि मैं ये कर लूँ, ये तो खुद उसकी सोच है और सोच कैसी है, बहुत कमज़ोर सोच है। इसको
जन्म से ही उसकी जो इसकी सोच है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि तुम्हें जीवन में छोटे छोटे एग्ज़ाम से ऐसे डरोगे, भागोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ये सब बेकार की बात है। तुम्हें जीवन के बहुत से लक्ष्य तुम्हें प्राप्त करने हैं, उसको आखिरी न समझ के निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। एक बात और भी इसमें निकल कर आती है, हम लोग भी अपने बचपन में रहे हैं तो पेरेंट्स हमेशा इस तरह से सीख ये ज़रूर देते हैं कि आखिर किस तरह से एग्जाम्स को फेस किया जाए। जैसे कि अभी कहा गया कि पेरेंट्स साथ तो देते हैं, ये कहते हैं कि आप उनके साथ आइए, लेकिन इन चीज़ों को अपना पाना समझना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। ये हम इन बच्चों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो पेरेंट्स बताते हैं, सिखाते हैं, उसको प्रैक्टिकली फॉलो करना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है। देखिए, पेरेंट्स कहते तो हैं कि डरिए मत, कोई हम आपके साथ हैं, पर फिर भी वो एक इनविजिबल प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर डाल ही देते हैं हमारे ऊपर। प्रधानमंत्री जी की जब मन की बात हमने सुनी थी, काफ़ी राहत मिली थी हमें कि हमारे बारे में वो सोचते हैं, हमारे बारे में मन की बात की है उन्होंने। बहुत सारे पेरेंट्स मैं ये नहीं बोलता सभी पेरेंट्स दे देते हैं, पर बहुत सारे पेरेंट्स ये तनाव बच्चों पर देते हैं फॉर परफॉर्मेंस, और ये तनाव से पेरेंट्स ही नहीं देते हैं। मैंने ये भी महसूस किया कि तनाव जो है प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स भी देते हैं। उनकी जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कि मेरे विद्यालय को आउटशाइन होना है। मुझे याद है एक विद्यालय में मैं चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचा, तो वहाँ पर प्रिंसिपल सालाना जलसा था उनका, तो उसमें उन्होंने केवल उन्हीं बच्चों के नाम पढ़े जिन्होंने 95% से ऊपर नंबर लाए हुए थे। पर मैंने अपने संबोधन में उन सभी बच्चों को धन्यवाद और बधाई दी जो पास हुए हैं जी, क्योंकि सिर्फ 95% से ऊपर वाले ही होनहार नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। जो 80 लाए हैं, जो 90 लाए हैं, जो 70 भी लाए हैं, वो भी होनहार है। और जैसे मेरे बुजुर्ग साहिबान ने बोला कि ये जीवन की अंतिम लड़ाई नहीं है, ये जो परीक्षाओं में नंबर लाने हैं, जीवन की असली लड़ाई तो बहुत बहुत आगे है, और उसके लिए आपको अंदर से आत्मविश्वास ही होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अंदर से आत्मविश्वास नहीं होगा, आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। ये बताइए कि पेरेंट्स कितना भी समझाएं बट प्रेशर लेते हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि पेरेंट्स प्रेशर देते हैं, इनविजिबल और इनडायरेक्ट। सम ऑफ द टाइम वो हमें प्रेशर देते हैं कि हम जिस बात पर जा रहे हैं उस पर हम और ओवरकम करें उस चीज़ के साथ, और उस जितना हम उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं उस चीज़ पर, थोड़ा सा और करें। कई बार वो प्रेशर होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वो हमें सही सजेस्ट करते हैं, तो वो प्रेशर नहीं होता जी। ज़रूरत यहाँ ये है कि पेरेंट और टीचर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे की क्षमता को समझ पाना बहुत ज़रूरी है, बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, बच्चे के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड कहाँ पर हैं। होता यह है कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट कहीं पर है, फील्ड हम उसको कोई और ले देते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे हालात बनते जाते हैं कि वो किसी और फील्ड में चला जाता है जहाँ शायद वो पूरी मेहनत के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं दिखा पाता, जहाँ शायद वो कहीं और होता तो वहाँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता। तो एक प्रॉपर असेसमेंट बच्चों का ये बहुत ज़रूरी है, मानसिक आंकलन, उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं, पर उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती जहाँ पर वो ग्लो कर सकें। तो मुझे लगता है वहाँ सिस्टम को कुछ रवानगी की आवश्यकता है। अब फाइनल कमेंट्स आपसे चाहेंगे डॉक्टर साहब। जो परीक्षा का जो हवा है, इसको कहीं ना कहीं पेरेंट्स, छात्रों को, समाज को भी मिल करके इसको कर्व करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस, जैसे ऑडियंस में भी स्टूडेंट्स ने कहा कि वो नहीं जो परिवार दे रहा है या समाज दे रहा है, स्ट्रेस वो है जो हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारी सोच उसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है। दूसरा, फोकस की आज के युग में आवश्यकता है। अगर फोकस्ड अप्रोच हो, डिटर्मिन्ड एफर्ट हो और परसिस्टेंट एफर्ट हो, तो आदमी ज़रूर अपनी मंजिल को पा पाता है, सूनर और लेटर। तीसरी बात यह है कि कोई भी यदि हार होती है ज़िंदगी की, तो वो आखिरी हार नहीं है। ज़िंदगी एक प्रकार की लड़ाई है, लड़ाई का मैदान है जिसमें हमने मेहनत करनी है। कमियां आएंगी, गलतियां होंगी, पीछे भी हटेंगे कई जगह, पर फिर आगे मौके और अधिक मिलेंगे। हिम्मत नहीं हारनी, और बहुत आवश्यकता इससे भी अधिक है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने की, जहां पर आदमी नकारात्मक सोच जो है यदि आए भी तो उस पर प्रॉपर प्रहार कर सके और उसके अगेंस्ट पॉजिटिव जो थॉट्स हैं उनको इनकलकेट कर सके। तो लाइफ स्किल्स की आज आवश्यकता है, मार्क्स से कहीं अधिक, और अधिक अपॉर्चुनिटीज़ की आवश्यकता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अधिक सीट्स की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको और अधिक अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, ताकि वो अपने मन मुताबिक एम्बिशंस को पूरा हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ और फोकस्ड अप्रोच के साथ पा सकें। फोकस्ड अप्रोच के साथ नकारात्मकता को दूर करके। आरपी सिंह साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो ड्रग्स का मेनेस है, इसको ख़त्म करने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ये नशे की प्रवृत्ति से ही बचना चाहिए,
और इसमें जो परिवार है और समाज है निश्चित तौर पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। आज के ज़माने में विशेष तौर पर जो हमारा शहरी वर्ग है उसमें जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें पर्याप्त समय देना चाहिए, उन्हें अपने ही समाज में और अपने परिवार में महत्व भी देना चाहिए। उनके परिवार की जिम्मेदारियों में उन्हें शामिल करें। प्रयास ये रहना चाहिए कि उनके नशे की आदत पड़ नहीं ना पाए, और यदि पड़ भी जाती है, जैसे खुदा न खास्ता पड़ भी जाती है, तो उस समय भी बच्चे को छोड़ना या उसे डिस्टार्ट कर देना निश्चित तौर पर उचित नहीं है। उस समय परिवार को आवेश में नहीं आना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और आज तो ये सोच भी बदल गई है कि जिस तरह से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है उसी तरह से ड्रग एडिक्शन भी एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसका इलाज निश्चित तौर पर संभव है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। परिवार की, समाज की, सबकी भूमिका होती है और यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है, चाहे कि वो ड्रग मेनेस की बात हो या फिर एग्जामिनेशन स्ट्रेस की बात हो, परिवार को उसमें अपने बच्चे के साथ रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने जो मन की बात का जो संबोधन था उसमें उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि अपने बच्चे को समझिए, उसको एकाकीपन उसका मत रखिए, उसके साथ जुड़िए, और नशा बुरा है, बालक बुरा नहीं है। तो कुल मिलाकर हम इसी नोट पर यहाँ पर इस कार्यक्रम को खत्म भी करेंगे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस के साथ चलने की जरूरत है। नकारात्मक जो ऊर्जा है उससे दूर हटे, ध्येयवादी बने, एक कोई सपना देखें, उसको सच करने की कोशिश करें, और अगर उसमें कभी असफल भी होते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसको हम आगे ले जाकर के ले जा सकते हैं। जिंदगी का अंत वही नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप यहाँ पर आए, आपने इस चर्चा में भाग लिया, और हमारे साथ जो हमारे युवा दोस्त हैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले बार हम एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।